राधिका पूछो। हाँ वेट करो। जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तब शुरुआत करेंगे और तभी रिकॉर्डिंग भी ऑन करूंगी, ठीक है? तब तक कि किसी और की भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है अभी। बता दूंगी, बिल्कुल। चलिए यूकैरियोट्स वाला की तो इतना बात नहीं है। आज जब ये लेक्चर अटेंड करोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि आज ये टॉपिक मतलब फिनिश करने के बाद में ही क्लास ऑफ करूंगी। और अच्छा है कि लास्ट लेक्चर है, ये नहीं झंझट है कि किसी दूसरे क्लास में जाना है ना? बता दूंगी, ठीक। इसके लिए परेशान नहीं हो। और प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन से अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। नहीं है? चलिए, ये भी अच्छी बात है कि किसी को कोई क्वेरी नहीं है। शुरुआत करें। अभी 13 ही दिख रहे हो, बाकी के कहाँ हैं? कितनी देर लगेगी आने में? 2:05 का टाइम दिया था, 2:07 हो रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिन्हें आना है वो आते रहेंगे, जिन्हें नहीं आना है राम भरोसे, ठीक है? चलिए, ज्ञान प्राप्ति करनी है तो यहाँ रुकिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। कल तक हमने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या चीजें प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मेन डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है? ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले दो बातें बताई थी। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन प्रोसेस होता है या जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, वो तो सेम ही रहेगा दोनों में, चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे यूकैरियोट्स की। दैट मींस कि वो ही तीन स्टेप यहाँ पर भी फॉलो होंगे। कि जब यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन में ही ये प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। एंड ऑल्सो इट इज अ फर्स्ट step of gene expression, ठीक है, in case of eukaryotes, and same as well as in prokaryotes। लेकिन इसका जो इनिशिएशन स्टेप होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा ड्यूरेशन तक चलता है, ठीक है? या ये कहें कि इस इनिशिएशन स्टेप से पहले भी कुछ स्टेप्स है। ये बताओ मुझे, बोर्ड विजिबल है अभी? क्योंकि पार चला गया, ठीक है? कोई बात नहीं। अगर मैंने इसको व्हाट्सएप भी किया हुआ है तो अगर एक बार भी देखा होगा तो उसे समझ में आएगा। नहीं है तो मेरे बोलने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बाकी वॉल्यूम वगैरह सबके पास क्लियर है? आगे 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 आगे। चलिए, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम ही चीज है। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट भी वही है क्या जो प्रोकैरियोट्स में लग रही थी। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या चाहिए था? एक तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए थी और दूसरा क्या चाहिए था? आरएनए पॉलीमरेज। सेम काइंड इसके लिए भी वही दो रिक्विजिट चलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जो कि बेसिकली मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा वाला ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्यों चाहिए, क्योंकि जो टेम्पलेट मिलता है वो इसी से मिलेगा, ठीक है? एंड दिस सेकंड वन इज आरएनए पॉलीमरेज। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला कौन सी वाली ट्रांसक्रिप्ट बननी है। अगर एमआरएनए बनना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का इस्तेमाल होगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब फर्स्ट की बात करते हैं तो ये किसको कोड करता है? राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है? आरएनए की जब ट्रांसक्रिप्ट बननी होगी तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का इस्तेमाल करेगी सेल, ठीक है? जब मैसेंजर आरएनए बनना होगा किसी भी प्रोटीन का तो उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 का इस्तेमाल होता है। यानी ये भी कह सकते हैं जब हम मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे तो हम बार बार आरएनए पॉलीमरेज 2 का इस्तेमाल करेंगे। दैट मींस एक कॉमन वे में कि इसके एमआरएनए के बनने के लिए या नॉर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ट्रांसक्रिप्टेज है एमआरएनए, ठीक है? तो उसके लिए कॉमन वाला क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2 ही है, ठीक है? थर्ड वन इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की जब बात करते हैं तो ये किसके लिए हो जाता है? ये टीआरएनए के लिए हो जाता है। जब टीआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बननी होती है
ठीक है, तो उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बात हम कल भी कर चुके थे। आज मैं ये बता रही हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, इस इनिशिएशन स्टेप के आने से पहले भी कुछ प्रिपरेशन सेल को करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि प्रोकैरियोट्स में जो भी डीएनए का कंटेंट था, या ये कहें जो न्यूक्लियोइड होता है, वहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या ये कहें कि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता, तो इतना कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए नहीं रहता है, तो टेम्पलेट इजीली असेसेबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शनल apparatus के लिए या आरएनए पॉलीमरेज के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या केस है, जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो क्योंकि आपको मालूम है कि इनके केस में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और यूजुअली कभी भी सेल जो डीएनए है उसका पूरा स्ट्रेंथ, अगर सोचो न्यूक्लियस में पूरा एक स्ट्रैंड ही जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में, अगर वो स्ट्रेच फॉर्म में होता तो शायद न्यूक्लियस में या किसी यूकैरियोटिक सेल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, डीएनए के एग्जिस्टेंस के लिए, कि वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो, और कंडेंस्ड फॉर्म में दैट मीन्स वही जो आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ रखा है। एक कुछ इसके पॉइंट्स में ये बता रही हूँ कि इनिशिएशन जब भी न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं, तो उसमें जरा शुरुआत करते हैं कि अगर मैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की मैंने बात की, तो हमेशा ये ऐसे ओपन तो रहेगा नहीं, क्योंकि कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम फॉर्म में आ जाता है जब मेटाफेज स्टेज में है। ठीक है, अगर मेटाफेज स्टेज की ना भी बात करें, प्रोफेज की बात करें, सेल डिवीजन के बाद, तो भी न्यूक्लियस में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो इस 30 नैनोमीटर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो 30 नैनोमीटर का दैट मीन्स कि अभी भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इजिली apparatus के लिए मतलब एक्सेसिबल नहीं है, या आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली उसका ट्रांसक्रिप्शन कर दे, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको मिलना तो चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बात को आप ना भी ध्यान रखना तभी भी चलेगा, लेकिन खाली समझने के लिए कि ये इनिशिएशन स्टेप से जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में हो क्यों रहा है, यूकैरियोट्स में इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आवश्यकता यही है कि यूजुअली जो भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। कंडेंस्ड फॉर्म में दैट मींस 300 नैनोमीटर में, जिसको रेडियल लूप कहते हैं। ठीक, और जब ये थोड़ा सा और इसको लूज करेंगे या डीकंडेंसेशन इसका होगा, तो ये सोलेनॉइड बनाता है, जिसका मेजरमेंट अगर देखें 30 नैनोमीटर है, और ये अगर इसको डीकंडेंस्ड किया जाए तो 10 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम से अवेयर है ना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है और उसके अराउंड 2 टाइम्स डीएनए लिपटा रहता है। ठीक है, और अगर हम डीकंडेंस्ड फॉर्म में आए तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो आपने वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ रखा था वो आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और डीकंडेंस्ड होने की या एकदम हेलिक्स की बजाय स्ट्रेट स्ट्रैंड्स की बात करें, तब हमें जाकर के टेम्पलेट मिलेगा। और हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब हमें टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट का मतलब हमें डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। तो फाइनली हमें डीएनए स्ट्रैंड कहाँ से मिला, इस तरह से मिला। इस वजह से यूकैरियोट्स में ये कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेसेस जो कि प्रोकैरियोट्स से डिफरेंट करते हैं, ये इनकी नीड होती है कहाँ पर, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा प्रोकैरियोट्स से, जो कि अलग बात है। तो ये बताइए कि टेम्पलेट वाली बात समझ में आई कि ये इतना अलग से डिकंडेंसेशन वाली बात क्यों यहाँ पर लाई जा रही है। टेम्पलेट की बात आई कि अब टेम्पलेट हमें मिल गया है, डीएनए का स्ट्रैंड, ये बात समझ आई? यस करो एक बार। नहीं, एक बार यस और नो कुछ चैट में बता दीजिए। उरुस नहीं समझ आया, स्टार्टिंग का क्या बता दे। मैंने ये बताया ना कि जैसे आपने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा है, ठीक है,
तो उसमें आप ये डीएनए का डबल हेलिक्स पढ़ते हो, राइट। लेकिन जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन करना रहता है तो आप क्या कहते हो, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ऐसी बात करते हो कि नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि नॉर्मल तो किसी यूकैरियोटिक सेल में इस फॉर्म में क्या डीएनए रहता है, नहीं। किस फॉर्म में रहता है, आपको तो वो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, अगर मान लीजिए कोई सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, अब इसमें ये जो न्यूक्लियस है उसमें भी डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए का जो ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ये एक्चुअल में ये 3 नैनोमीटर वाला है फॉर्म, जिसको कहते हैं रेडियल लूप, ठीक। जब रेडियल लूप को थोड़ा सा डीकंडेंस या लूज करेंगे तो ये ले लेता है स्ट्रक्चर किसका, सोलिनॉइड का, ठीक। सोलिनॉइड को और लूज करेंगे तब ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। न्यूक्लियोसोम में आपने पढ़ रखा होगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल जब पढ़ते हो तो वहां पर आप क्या पढ़ते हो कि डीएनए कैसे हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड 2 टाइम्स लिपटा रहता है, ठीक है। लगभग उसमें भी, चलिए इतना मेजरमेंट के पीछे मत पड़िए, केवल 2 टाइम्स ऐसे हेलिक्स भी लिपटा रहता है। तो ये वाली मेजरमेंट 10 नैनोमीटर की कहलाएगी। इसके बाद जब अब ये हिस्टोन प्रोटीन को भी अगर लीव कर दे, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन को अगर हटा दिया जाए तब तो आपको ये डीएनए हेलिक्स मिलेगा, ये वाला जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपने डीएनए का पढ़ रखा है, ठीक। आपको क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के लिए आपको टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट दैट मींस डीएनए का स्ट्रैंड जिसपे प्रमोटर होंगे, जिसपे कोडिंग रीजन होगा, जिसपे टर्मिनेटर होगा, तब तो जाकर के एपरेटस वहां पर आएगा और एपरेटस के बाद कोडिंग रीजन को या कोडिंग सीक्वेंसेस से एमआरएनए बना पाएगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि अब यही स्ट्रैंड फिर जब पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं तो उनको बोलेंगे कि आप टेम्पलेट मिल गया, ठीक। तो यही इसमें कहीं पर मान लीजिए, और ये टेम्पलेट डबल स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक। तो इसमें कहीं पर प्रमोटर रीजन जो ऑलरेडी मैं प्रोकैरियोट्स में बता चुकी हूँ कि इस तरह से कि एक टेम्पलेट होता है, एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, जिसमें से टेम्पलेट वाले को आरएनए पॉलीमरेज आकर के उसके प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है, देन प्रमोटर मेल्टिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है। तो ये सारी कहानी इसमें भी होगी, लेकिन उससे पहले एक स्टेप ये वाला आ जाता है कि इसका डीकंडेंसेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो तो उसमें रेडियल लूप बल्कि मेटाफेज स्टेज पे ऐसे आ जाता है ना, डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है कि नहीं, यस नो। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। और ये जरूरी क्यों था, ताकि ये सेल में रह सके। लेकिन जब कभी ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है तो इसको पहले टेम्पलेट तक, यानी डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर तक आना होगा, और उससे भी ज्यादा जब एकदम स्ट्रेच ऑफ डीएनए स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा वहां तक आना होगा, ठीक है। तो वहां तक आने वाला ये सारा काम होता कैसे, इस इनिशिएशन स्टेप से पहले होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आप समझ, हाँ चलिए आगे बढ़े। बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग हाँ चलिए, अब मैंने ये तो बताया आपको कि ये टेम्पलेट मिलना जरूरी है, लेकिन टेम्पलेट मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, एक टर्म आता है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग का कंसेप्ट, वो होना होता है कब, जब यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, ठीक है। और ये होता कैसे है, बाय इट इज अकर विद 2 प्रोसेसेस, ठीक है। 2 कैटेगरी में हो सकता है, जैसे कि केमिकल रीमॉडलिंग हो सकती है, केमिकल न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग हो सकती है, या फिजिकल न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग हो सकती है, ठीक है। तो केमिकल में क्या होगा, जब कभी केमिकल रीमॉडलिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ है उसी के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस यानी स्पेसिफिक बेस पर आकर के कुछ कुछ ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, या एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, या फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है, या फिर यूबिक्विटिन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, या एडीपी राइबोसाइलेशन हो गया।
तो ये जितने भी मॉडिफिकेशंस है, ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन क्या है कि कोई केमिकल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए का पार्ट है। तो ये और इससे होगा क्या कि ये चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे। या सिंपल है, इसको ऐसे भी समझो कि अगर कोई भी यहाँ पर केमिकल ग्रुप, सपोज मैंने यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है, किसी स्पेसिफिक बेस पेयर पर। मान लीजिए यहाँ पर सीक्वेंसेस तो वही ATGC कुछ ऐसे रहे होंगे, ठीक। तो उससे होता क्या है कि सेल को ये मालूम चल जाता है, एक तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो मतलब जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से मतलब न्यूक्लियोसोम और डीएनए अच्छे से बाइंड किए हुए थे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो लूज होने लगती है, ठीक। या सेल को और बाकी सेल मशीनरी को ये पता चल जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी कि अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये इंडिकेशन है इस ग्रुप का मौजूद होना इन ग्रुप्स के साथ में, कि अब रेप्लिकेशन मशीनरी को लेकर के आइए और यहाँ से डीएनए की दूसरी ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, या आरएनए का फॉर्मेशन होना है, एमआरएनए बनना है, तो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी दैट मींस आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करिए, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप का तो इस तरह से कह सकते हैं। और ये भी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कैसे करेगा, क्योंकि ये हिस्टोन और डीएनए के बीच का जो बॉन्डिंग होती है उसको लूज कर देता है। तो होगा क्या कि चूंकि लूज कर देगा तो जो डीएनए का टेम्पलेट रीजन है या जिस बेस सीक्वेंसेस की एमआरएनए बननी है वो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए असेसेबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी टाइट टाइट बाउंड था, अब ये लूज हो गया, तो इजिली हो गया ना कि अब कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस स्ट्रैंड को कॉपी कर सकता है। बात समझ पाए? तो उसमें कौन कौन से हैं, केवल आप ये याद रखिए कि केमिकल रिमॉडलिंग होनी रहती है तो उसके लिए मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, या फिर और होगा किसका, किसी न किसी बेस पेयर का। उससे होगा क्या कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए होता है उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो टेम्पलेट इजिली असेसेबल हो जाता है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। इतनी बात समझ में आई? नहीं? ये सो नो बोल दो। अंजलि, क्या क्या कुछ समझ में आया कि कुछ भी नहीं आया? आया है? चलिए। हाँ, तो अभी मैं ये केमिकल से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। केमिकल ये जो प्रोसेसेस है अभी इसमें और डीप जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग के लिए केमिकल प्रोसेस भी होता है, यानी कि केमिकल ग्रुप का ऐड हो जाना। फिजिकल रिमॉडलिंग भी होता है। फिजिकल रिमॉडलिंग में क्या होता है कि इसके भी कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे स्टेप्स नहीं, कई सारे मोड्स हो सकते हैं। जैसे कि एक को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग। आपको मालूम है कि ये मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। बेसिक का मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और डीएनए के पास क्योंकि उसके पास इतने सारे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके पास क्या होता है, या आप जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव मतलब अगर ओवरऑल टोटालिटी में कहेंगे वैसे तो न्यूट्रल, बट नेगेटिव इसके पास चार्ज होगा, किसके पास, डीएनए के पास। तो होगा क्या कि नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से आपस में बाइंड किए रहते हैं। जब फिजिकल रिमॉडलिंग होती है तो क्या होता है कि कभी कभी न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग हुई, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन या न्यूक्लियोसोम का ही जो स्ट्रक्चर था जो हिस्टोन प्रोटीन से बना है वो स्लाइड कर जाता है, तो डीएनए का स्ट्रेच फ्री हो गया। एक तरीका ये हो सकता है, या केस हो सकता है कि रीमॉडल्ड हो जाए। रीमॉडल्ड का मतलब क्या हुआ, यही हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए को जो अब तक की टाइट से इसके अराउंड 2 टाइम्स लिपटा हुआ था वो अब बहुत लूज हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा और यहीं पर वो सीक्वेंसेस होंगे, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा इसको कॉपी कर लेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोसोम ने पूरी तरह से डीएनए को फ्री कर दिया। न्यूक्लियोसोम मतलब कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बिल्कुल अलग हो गई और जो डीएनए है वो बिल्कुल ही फ्री हो गया। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर
एक और तरीका ये होता है कि समटाइम्स अगर आपने सुना होगा कि हिस्टोन प्रोटीन के वेरिएंट्स होते हैं सेल में, ठीक है, तो उन हिस्टोन प्रोटीन्स के बजाय कोई और हिस्टोन प्रोटीन के जैसे ही मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। ना भी याद रहे तो सिंपल है, आप ये याद रखना कि किसी तरह से इस डीएनए का लूज हो जाना, डीएनए के स्ट्रैंड का लूज हो जाना न्यूक्लियोसोम से, वही फिजिकल रीमॉडलिंग है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इस इनिशिएशन स्टेप से पहले होता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ू। बोलो आ गई है? बढ़े आगे? रब करूं थोड़ा सा? एक बार यस करो। चलिए, अब अब बात आ गई, इतना तो हो गया कि डीएनए का कुछ कुछ स्ट्रैंड लूज हो गया है, ठीक है, यानी अब टेम्पलेट से आकर के कोई कोई ये ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी आकर के बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं इसी फर्स्ट स्टेप के इनिशिएशन का जो स्टेप है उसके पहले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, या डीएनए हमारा पहुंच चुका है, ठीक। अब क्या होता है, इस इनिशिएशन स्टेप में एक तो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग का स्टेप हुआ, ठीक है। तो इसमें चाहे तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिख लीजिए कि पहला इनिशिएशन में पहला स्टेप क्या हुआ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, इनिशिएशन न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे फॉर्म होगा? जब प्रोकैरियोट्स आप पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या होता था कि डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज ही आकर के प्रमोटर से बाइंड कर जाता था। यहाँ पर क्या होता है, पहले जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जीटीएफ्स आते हैं, जो कि क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के ही कुछ कुछ फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये कितने टाइप की हैं? ये 6 टाइप की है, ठीक। इनका जो सीक्वेंस होता है TF2B, मतलब TF2D, इसी तरह से TF2, अगर आपको नहीं भी याद रहे, वैसे इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये जो 6 है ये इसी सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, या ये सिंपल ऐसे याद रखो कि पहले सबसे पहला जो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, इसके लिए होता क्या है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, वो आकर के प्रमोटर रीजन से आकर के बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट तो वैसा ही है जैसा प्रोकैरियोट्स में था, दैट मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है कि प्रमोटर है, फिर यहाँ पर कोडिंग रीजन है और लास्ट में टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है यहाँ से आकर के सबसे पहले जीटीएफ्स आती हैं, ठीक। ये 6 तरह की हो सकती है यूकैरियोट्स के केस में, बल्कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, या तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे या स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे। मैं क्योंकि आपके सिलेबस में केवल एक कॉमन प्रोसेस या मैकेनिज्म की बात है, तो सिंपल है, आप ये याद रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर के प्रमोटर से बाइंड कर जाते हैं, ठीक। प्रमोटर से बाइंड करने के बाद में अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे प्रमोटर की मेल्टिंग की स्टार्टिंग कर देते हैं। प्रमोटर मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से होना शुरू हो जाता है। साथ ही इसका दूसरा काम क्या है कि जैसे ही ये इस पे बाइंड करते हैं, हर एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का अपना अलग काम है, ठीक है, लेकिन आप कलेक्टिवली ये कहोगे कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन या जो जीटीएफ्स होते हैं उनके 2 काम है, एक तो प्रमोटर की मेल्टिंग करना ताकि क्या हो सके, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन सके, ठीक। दूसरा इसका काम क्या है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको रिक्रूट करता है, उसको बुलाता है कि अब मशीनरी मतलब कि लगभग रेडी है सारी चीजें, या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमें एक्सेसिबल हो रही है, तो आइए और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करिए, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं पहले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, देन इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है। जब आरएनए पॉलीमरेज 2
ये दोनों ही आकर के किससे बाइंड कर जाते हैं, प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाते हैं। तो प्रमोटर रीजन के से इन दोनों प्रोटीन्स के बाइंड करने का या इन दोनों के ये एंजाइम हो गया, ये प्रोटीन्स हो गई। जब ये इस तरह से बाइंड कर जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आई? क्या बोलेंगे, जब जीटीएफ्स और आरएनए पॉलीमरेज 2 आकर के बाइंड कर जाते हैं, कहां से, प्रमोटर रीजन से। प्रमोटर रीजन से ये जो पी बेसिकली मैंने इंडिकेट किया है वो प्रमोटर के लिए ही किया है, ठीक है। तो जब ये आकर के बाइंड कर जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे जो डीएनए के स्ट्रैंड जो अभी तक डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में था उसकी प्रमोटर रीजन की मेल्टिंग करना शुरू कर देता है। जब प्रमोटर की मेल्टिंग करना शुरू करता है तो होता क्या है कि उसकी वजह से हुआ क्या, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनना शुरू हो जाता है। मैं यहीं पे मॉडिफाई कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही मॉडिफाई कर रही हूँ ताकि मुझे भी ज्यादा, क्योंकि उतना दूर हाथ नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो ये बनना शुरू हो गया, ठीक। ये क्या है, दिस वन इज द, मतलब कि फोक दोनों अलग, जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कहलाया ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ठीक। लेकिन अब इससे ये तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन ही गया था जहां पे जीटीएफ्स और आरएनए पॉलीमरेज, दोबारा नहीं लिख रही तो फिर इसमें कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन जाता है। इस ट्रांसक्रिप्शनल बबल के बनने के साथ में होगा क्या कि अब एक और स्टेप आता है जिसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रमोटर क्लियरेंस, यहाँ पे लिख लो प्रमोटर क्लियरेंस, ठीक है। थर्ड स्टेप, उसमें क्या होगा कि ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इसी रेप्लिकेशन बबल से ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं, एक एक करके हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बल्क हो जाता है यहाँ पर, तो वापस ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये आवश्यक है कि यहाँ पर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिमूव हो जाए, राइट। इस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के रिमूव होने के बाद में अब क्या होगा कि अब इसको टेम्पलेट भी मिल गया और रेप्लिकेशन बबल चूंकि बन ही चुका था, तो फौरन ये आरएनए पॉलीमरेज 2 किस डायरेक्शन में, वैसे ही 3 प्राइम टू, यानी कि अब ये इनिशिएशन का जो स्टेप है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ये स्टार्टिंग करना, मतलब कि आरएनटीपीस को ऐड करना शुरू कर देता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, आरएनटीपीस को ऐड करना शुरू कर देगा। आरएनटीपीस का मतलब क्या हुआ, राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट करेगा क्या, जैसे नॉर्मल प्रोकैरियोट्स में था आरएनए पॉलीमरेज कि वैसे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता था, यानी आरएनटीपीस को ऐड करता था। तो ये भी ऐसे ही करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, सेम काइंड ऑफ, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज काम करता था वही काम आरएनए पॉलीमरेज करता है। अंतर केवल इतना है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज ऐड करता था, यहाँ पे राइबोज जो न्यूक्लियोटाइड्स राइबोज वाले होते हैं उनको ऐड करता है। कैसे ऐड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करेगा, ठीक। लेकिन वहां पर जब डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था तो वहां पे बार बार हेलिकेज और इसके अलावा बाद में आपको प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के लिए भी कुछ और अलग से एंजाइम इस्तेमाल करने पड़े। यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज ही अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। इसके पास 3 एक्टिविटी होती है, वो कौन सी, एक तो यही पॉलीमराइजेशन की कि आरएनटीपीस को ऐड करने वाली, ठीक। दूसरा, अब देखिए इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही ये प्रमोटर को, मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये जो कोडिंग रीजन होता है इसमें धीरे धीरे जिस हिसाब से यहाँ पर सीक्वेंसेस होते हैं उस हिसाब से एमआरएनए बनाता जाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। और ये आरएनटीपीस, मान लीजिए यहाँ पर डीएनए में ए टी जी सी सीक्वेंसेस थे, तो अब जो सबसे पहला ऐड होगा आरएनए में वो क्या होगा, एक के साथ किसकी पेयरिंग होती है, यू की, टी के साथ किसकी पेयरिंग होती है, ए की, ठीक है, जी के किसके साथ होती है, सी से, साइटोसिन से, सी की किसके साथ होती है, जी से, ठीक है। तो फाइनली ये जो पहली ट्रांसक्रिप्ट निकलेगी, यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट पहली निकलेगी 5 प्राइम, एक तो पहला 5 प्राइम एंड निकलेगा, रिलीज होगा। दूसरी बात है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 इस तरह से मूव करता जाएगा
यहाँ पर जो भी कोडिंग सीक्वेंसेस है उनको रीड करते हुए एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्ट बनती जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे ए सी जी जो भी सीक्वेंसेस होंगे उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड होता जाएगा। खाली यहाँ पर थायमिन की जगह क्या क्या होता जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है जहाँ पे कोडिंग रीजन के सीक्वेंसेस को, सब्जी वाले को भी अभी कितने उच्च स्वर में वो कोडिंग रीजन को वो कोड करने लगता है, रीड करता है, और इस तरह से इलोंगेशन का प्रोसेस ये कब तक चलेगा, जब तक कि स्टॉप कोडॉन्स नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक कि टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता तब तक कि ये इलोंगेशन वाला प्रोसेस होता रहता है। लेकिन इसमें एक और खास बात है, क्या कि यहाँ पर ये तो मैंने बताया इसके पास 3 एक्टिविटी होती है, वो 3 एक्टिविटी लिख लीजिए। एक होती है बैक ट्रैक मोशन, क्या होती है, इनका जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाएगा मैं बताती जाऊंगी। आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज 2 के पास 3 एक्टिविटी होती है। एक तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, लिख लीजिए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, दैट मींस ऐड आरएनटीपीज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दूसरा बैक ट्रैक मोशन एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब समझो, ये तो हो गई आरएनटी। थर्ड वन एक्सोन्यूक्लियस, फर्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, इसी को लिख लो डैश करके कि क्या है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, एड आर एन टीपीज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बल्कि इलोंगेशन जैसे ही ये आरएनटीपीज को ऐड करने लगता है तो ये जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा और कोडिंग सीक्वेंसेस को, जो भी यहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं उनको रीड करता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस। मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए? हाँ, वो 2 मिनट के लिए फोन किसी की कॉल आ रही थी जिसकी वजह से, पता नहीं अननोन नंबर से, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। एनीवेज देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज इधर मूव करेगा। ठीक है, और होता क्या है कि जो भी यहाँ पर सीक्वेंसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस बनाते हुए, मतलब रीड करते हुए, मूव करते हुए ये क्या करेगा, एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट है 5 प्राइम एंड के साथ निकलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी सीक्वेंसेस है, कब तक, जब तक कि टर्मिनेटर सीक्वेंसेस नहीं आ जाती या टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या है, समस्या वैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस ये एक और चीज जान लीजिए इसी इलोंगेशन स्टेप में। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मूव कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज के पास सबसे एक लार्ज सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं आरपीबी 1, आरपीबी 1 एंड आरपीबी 2। ठीक है, ये 2 लार्ज सब यूनिट होती हैं किसके पास, आरएनए पॉलीमरेज की है ये। वैसे तो इसके पास जैसे प्रोकैरियोट्स में 5 सब यूनिट थी, अगर इनके केस की बात करें आरएनए पॉलीमरेज की तो इसमें 14, 17, 12 इस तरह से यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उनमें भी ये वाली जो सबसे जो मेन फंक्शनल यूनिट है उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों यूनिट्स में से जो आरपीबी 1 होती है, ठीक है, आरपीबी 1 इसकी सबसे लार्ज यूनिट है। आरपीबी 1 जिसके पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि ये होते हैं, देखिए वाई सेप, मैं लिख रही हूं, आप भी जरा मुझे बताना, अमीनो एसिड्स याद है, भूल गए हो? कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बाप रे ये तो बहुत हो गया, गड़बड़ है। केवल 7 सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, कौन से, एक बार फिर से लिख रही हूँ,
कितने हो गए, गिन के बताओ। ये क्या है, वाई, दैट मीन्स ये मैं ये कह रही हूँ, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस है, कहाँ पर है, इसी लार्जर सब यूनिट में। और ये लार्जर सब यूनिट कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज में। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है, और एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स, हाँ, प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं, बाय अमीनो एसिड, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अमीनो एसिड की। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मूव करने वाला काम है वो एक्चुअल में होता ऐसे है कि इसी आरपीबी1 के पास में 7 या हेप्टा सीक्वेंसेस, हेप्टा स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, या 7 अमीनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। वहां पर क्या होता है कि उसमें जो सेकेंड प्लेस पर और फिफ्थ प्लेस पर जो सीरीन रेजिड्यू है, ठीक है, जो सीरीन रेजिड्यू या सीरीन अमीनो एसिड है, वो वहां पर क्या होता है कि वहां पर फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, वहां पर जैसे ही स्पेसिफिक, ये जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन या कुछ और काइनेजेस होते हैं, उनकी मदद से इन इन पोजीशन पर किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की ही एक यूनिट है जिसके पास ये सीक्वेंसेस है, उनके इस स्पेसिफिक सीरीन रेजिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे जैसे फॉस्फोराइलेशन होता रहता है, बार बार आरएनए पॉलीमरेज अपना कन्फर्मेशन चेंज करेगा और धीरे धीरे मूव करता रहता है, और इस तरह से इलॉन्गेशन का प्रोसेस और वो सारे कोडिंग सीक्वेंसेस को मूव करते हुए रीड करता चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये बात समझ पाए कि कैसे मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये, हाँ, ये फॉस्फोराइलेशन का, हाँ, किस किस पर हो रहा है, यही जो स्पेसिफिक 7 सीक्वेंसेस है उसमें सेकंड पोजीशन पर सीरीन होता है एंड फिफ्थ पोजीशन पे सीरीन होता है। तो वन बाय वन करके जितनी बार इस पे फॉस्फोराइलेशन होगा उतनी बार कंफर्मेशन चेंज होगा, और उतनी बार ही आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाता है, कहाँ पर, टेम्पलेट जो उसे मिला हुआ है। ठीक, और कब तक, जब तक कि इसके पास टर्मिनेटर सीक्वेंसेस नहीं आ जाते। इनफैक्ट टर्मिनेट कि यहाँ पर भी वो सीक्वेंसेस सारे स्टॉप कोडॉन वाले जो भी सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है, वो सारे ये कोड कर लेता है। यानी कि जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती है, मैं यहाँ से हटाकर आता है, तो इस दौरान इस सारी इसने एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बना ली। ठीक, किस तरह, हाँ, हाँ जी, चलिए एक बार देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है वाई। आज मैं ये इंक तो भी नहीं काम कर रही है, मैं गुस्सा लग रही है। कोई नहीं, मैं फिर से लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ साथ में, वाई। वाई का मतलब क्या हुआ, अरे नहीं, ट्रिप्टोफैन कैसे, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू होता है, क्या होगा, अरे आज ही आज ही जा करके अमीनो एसिड रिवाइज करिएगा, ठीक है। एक बार खाली उनके नंबर, टायरोसिन है भाई, टायरोसिन इज अ वाई। हाँ, अनामिका बता रही थी, मुझे लग रहा था कि एक आवाज तो आ रही है, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं कैसे। देन सेकंड वाला एस से क्या होता है, ये लिख लो, भूलना नहीं। हाँ, सेरीन, ठीक है। देन आता है ई, ई से क्या होता है, ई से क्या होता है, चलिए मैं लिख रही हूँ, आप बताइएगा, फिर कहोगे मैम भूल गए। 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अरे एसपीएस, कोई एक ज्यादा मैंने लिख दिया। अरे ई होता है, ऐसा मत कहो, ये है, सीक्वेंसेस ये रहते हैं, ठीक है। YSPTSPS, पहले जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखा था वो करेक्ट था। ई होता है ग्लूटामिन भाई, आज जा करके देखना एक बार। ग्लूटामिन, एंड दूसरा एस्पाराजिन पढ़ा था, DNE, सॉरी, हाँ, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, दिस वन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एनीवेज, जो भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है, मेरा बताने का मकसद इसको जरूर याद रखेगा। बाकी ये पी से क्या हो जाएगा,
टी से क्या हो जाएगा प्रोलीन, टी से क्या हो जाएगा थ्रेओनीन, एच से क्या हो जाएगा सेरीन, हाँ पी से अगेन प्रोलीन एंड हाँ एसपीएस होता है, लास्ट में भी एस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मैं खुद भी भूल गई हूँ, लेकिन समथिंग ऐसे ही सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक 7 सीक्वेंसेस होते हैं और उन वो कहाँ पर होंगे, आरएनए पॉलीमरेज की आरपीबी1 जो सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वहां पर होते हैं। इनका काम क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है स्पेसिफिक काइनेजेस के थ्रू, और उनसे क्या होगा कि जो ये मदद क्या करते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट पर मूव कराने में मदद करते हैं। जितनी बार फॉस्फोराइलेशन होता है उतनी बार आरएनए पॉलीमरेज कंफर्मेशन चेंज करेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और इस तरह से पूरे के पूरे सीक्वेंसेस जो भी होते हैं एंड ऑफ दी स्टॉप कोडॉन तक, ठीक है, वहां तक के सीक्वेंसेस को रीड कर लेता है। अब एक बात और यहाँ पर समझ लो, क्या कि ये इस तरह से ये वाला स्टेप तो हो गया, कौन सा इलांगेशन का स्टेप हो गया, ठीक। अब बारी आई किसकी, टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए क्या होता है, देखिए वहां पर भी दो मैकेनिज्म थी, रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट। यहाँ पर भी अगेन 2 मैकेनिज्म है टर्मिनेशन के लिए, और वो कौन सी है, एक को कहते हैं एंटी टर्मिनेशन टेक्निक, एंटी टर्मिनेशन मैकेनिज्म, एंड सेकेंड वन इज टॉर्पीडो मैकेनिज्म। एंटी टर्मिनेशन, आज हमारा पेन ही नहीं चल रहा है, एंटी टर्मिनेशन टेक्निक एंड टॉर्पीडो मैकेनिज्म, ठीक। तो एंटी टर्मिनेशन टेक्निक में होता क्या है कि हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में तो इन्वर्टेड रिपीट्स की बात होती थी, ठीक, या फिर रो प्रोटीन आती थी और वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू अपना काम कर देती थी और एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह से उस मशीनरी से बाहर आ जाती थी। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये जो स्टॉप कोडॉन वाले सीक्वेंसेस होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, और ज्यादातर केस में होता क्या है, डबल ए यू ट्रिपल ए, यही वाले सीक्वेंसेस होंगे। कहां पर, एंड में। ये मान लीजिए पूरी एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए है, तो इसका जो लास्ट में इधर 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर आप देखोगे कि यही वाले सीक्वेंसेस होते हैं। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, टर्मिनल सिग्नल कहलाता है, टर्मिनल सिग्नल, ठीक। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस सिग्नल को या इस जो सीक्वेंसेस है इन्हें को डिकोड कर पाता है, वैसे ही ये उसके लिए सिग्नल का काम कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज की जितनी भी यूनिट्स है होती हैं वो धीरे धीरे डिसअसेंबल्ड होने लगती हैं, और डिसअसेंबल होने के साथ में ही, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एक्चुअल में किसके भरोसे चल रही होती है, आरएनए पॉलीमरेज के भरोसे चल रही होती है। तो जैसे ही ये सिग्नल आता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको रीड करने के बाद धीरे धीरे अपनी जो भी यूनिट्स होती है उनको डिसअसेंबल कर देता है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज की यूनिट्स डिसअसेंबल होती है, ये एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट जो भी एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, एग्जिट कर जाती है। एक तो ये, और इस तरह का जो प्रोसेस है टर्मिनेशन की, वो मैकेनिज्म क्या कहलाती है, एंटी टर्मिनेशन टेक्निक, ठीक है। उसके लिए क्या है, ये स्पेसिफिक टर्मिनल सिग्नल मिल रहा है। दूसरी टेक्निक क्या है, जिसे बोलते हैं टॉर्पीडो मैकेनिज्म, ठीक है। टॉर्पीडो मैकेनिज्म में बेसिकली मैं ऐसे ही बता रही हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। टॉर्पीडो मैकेनिज्म में क्या होता है, स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लियसेस आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ समय तक वो भी यहाँ पर इन टर्मिनल सिग्नल्स के बाद में जब ये कोड हो जाता है उसके बाद कुछ समय तक इस एमआरएनए या आरएनए पॉलीमरेज का पीछा करते हैं, और वहां पर आरएनए, बल्कि ये ना भी ध्यान रखिए तो सिंपल है, ये जो टॉर्पीडो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लियसेस आते हैं जो इस एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट को कट कर देते हैं, और ये फाइनली एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन या मतलब डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो पूरा हो जाता है, यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पर भी दो ही मैकेनिज्म है, अगेन वैसे ही वहां पर इन्वर्टेड रिपीट्स थे, यहाँ पर टर्मिनल सिग्नल्स होते हैं, और वो ज्यादातर यही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अभी आगे और भी मॉडिफिकेशंस होने हैं एमआरएनए में, ठीक है। तो एमआरएनए की जो ट्रांसक्रिप्ट निकलती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर अभी एमआरएनए, जहां पर ये मान लीजिए ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे जो कि
क्या है, इनिशिएशन कोडॉन्स है, ठीक है, और लास्ट में यही वाले ट्रिपल ए के सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। ये होगा हमेशा 3 प्राइम एंड पर, और एयूजी कहाँ होगा, 5 प्राइम एंड पर। अब इसके बाद निकलते निकलते ही यहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं एमआरएनए में। क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, जब भी एमआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने भी बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पे कैप लगी होती है 5 प्राइम एंड पर, ठीक है। तो ये कैप कहाँ आ गई, क्योंकि एमआरएनए में तो जब एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए बन रहा था तो वहां पे तो कोई कैप का स्ट्रक्चर था नहीं, तो ये बाद में ऐड होती है, ठीक है। इसी तरह से पॉली ए टेल रीजन होता है, या टेल रीजन आपने 3 प्राइम एंड पर पढ़ा है, तो ये भी यहाँ पर तो है नहीं, फिर बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमआरएनए एडिटिंग। ये कब होगा, या इसी को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले ये बताइए कि आज के लेक्चर में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये इट्स डन। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ पूछना है? हम्म, नहीं, चलिए अच्छी बात है, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। आज घर जाकर के पढ़ना, और जो कल नोट्स भेजे थे उनको एक और बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब राधिका, आपकी क्वेरी शांत हो गई जो आपने पूछा था? हाँ, अगर अभी भी डाउट लगे, मतलब एक बार पढ़ना जा करके, और डाउट लगे तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि बहुत टफ है, मैंने बहुत इजी में बताने की कोशिश की है, लेकिन कितना है ये मैं नहीं कहती कि आपको सबका सब आ ही गया होगा, लेकिन 50% भी आया है, तो 50% आप बार बार वीडियोस देखिएगा, मतलब कि 24 आवर्स बाद आपको मिल ही जाएगा। और उसके अलावा नोट्स भी एक बार पढ़ना, नहीं समझ आए दोबारा पढ़ना, ठीक है, फिर इत्मीनान से 3 बार पढ़ना, ठीक है, तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, ठीक। याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं, जैसे आप डिफरेंस करके तब याद करो कि इसमें टर्मिनेशन होता था तो कैसे हो रहा है, कौन सी दो मैकेनिज्म है, उनके नाम क्या है। यूकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन हो रहा है उसमें जो दो मैकेनिज्म है उनके क्या नाम है, ठीक है। इनिशिएशन हो रहा है तो उनके स्टेप्स में क्या डिफरेंस है, कि वहां पर कोई प्री इनिशिएशन, मतलब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो बनता था, लेकिन वहां पर रीमॉडलिंग की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर रीमॉडलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लेक्स है यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन फिर भी एक आध बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक। ना समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा, ठीक। तो क्लास ओवर करें, क्लास ओवर करें। हाँ चलिए, हाँ, थैंक्स टू एवरीवन, बाय।